इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स मतलब आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, उसे आप रिकॉर्ड करते हो। ये इंडिया जनरली इंडिया 16 पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट पे अप्लाई होता है, और एक जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप गुडविल अक्वायर करते हो। अब आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक कैसे करोगे किसी इंडिविजुअल एसेट पे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ नोट डाउन करे हैं। ये भी नोट्स अभी मेरे सिस्टम में लिखा नहीं हुई, इसलिए नए वाले नोट्स ही मैंने रेफर कर लिए, लेकिन हैंड रिटन रफ वाले हैं ये मेरे। तो इसमें स्टेप 1 में आप सबसे पहले पता कर लोगे जो असेट आप चेक कर रहे हो वो इम्पेयर है भी या नहीं है। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे सबसे पहले, अगर उस असेट का कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो इम्पेयर्ड है, फिर आपको इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। तो स्टेप 2 में आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे, कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देना, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस आया इसे लेके कहाँ जाऊँ, तो इसे आप जनरली P&L में लेके जाते हो। लेकिन अगर इस असेट पे कभी हमने रिवैल्यूएशन किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में कुछ बैलेंस पड़ा है, तो पहले उस रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे, और फिर बचा हुआ इम्पेयरमेंट लॉस आप P&L में डालोगे। लास्ट 4th स्टेप, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इस असेट का क्या होगा, जो नया रिकवरेबल अमाउंट था वही रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होगा, यानी कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट लॉस। फ्यूचर में इसी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस असेट के ऊपर। इसके बाद देखिए अब रिकवरेबल अमाउंट हमारा एक पॉइंट है। कैरिंग अमाउंट हम जानते हैं क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फिर वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है, उस असेट को बेचने पे आपको क्या पैसा मिलेगा, उस असेट को बेचने पे क्या पैसा मिलेगा, यानी उसकी मार्केट वैल्यू, जो कि हम इंडिया 113 में निकालते हैं। उसमें से आप कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू डिस्पोजल, जिसे आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बोलते हो, वो लेस कर दोगे, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, लीगल फीस, ये सब। वैल्यू इन यूज क्या होगी, वैल्यू इन यूज होगी फ्यूचर में उस असेट को यूज करने से हमें कितने कैश फ्लो इंकर रिसीव होने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो पता करो और फिर उसका हम पीवी करेंगे। तो फ्यूचर कैश फ्लो क्या क्या लेंगे आप, उस असेट को यूज करने से जो जो इनफ्लो और आउटफ्लो होंगे, और उस असेट के एंड यूजफुल लाइफ एंड होने पे जो हमें नेट डिस्पोजल वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, उसको भी आपको इंक्लूड कर लेना है। आपको इग्नोर क्या क्या करना है, अगर कोई इंटरेस्ट या टैक्स एक्सपेंस दे रखा है उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि हम कैश फ्लो उस असेट के निकाल रहे हैं, बिजनेस के नहीं निकाल रहे हैं। उस असेट को क्या मतलब है कि उस असेट को लोन लेके लिया गया है या कंपनी पे कोई टैक्स है, वो असेट तो नॉर्मल कैश फ्लो जनरेट करेगी ना। तो असेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट और टैक्स इग्नोर करना है आपको। और अगर आपको बता रखा है कि अगर हम इस असेट पे इतने लाख का फ्यूचर इंप्रूवमेंट करेंगे, जो कि अभी तक हमने कमिट किया नहीं है, तो ऐसे ही फ्यूचर इंप्रूवमेंट के कैश फ्लो को भी आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं करंट पोजीशन में एसेट कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। डिस्काउंटिंग रेट आप कौन सी लोगे, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम कैश फ्लो भी प्री टैक्स ले रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग रेट भी प्री टैक्स होगी। कैश फ्लो अगर फॉरेन करेंसी में है तो आप फॉरेन करेंसी की जो डिस्काउंटिंग रेट है उससे पीवी कर लेना, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा पीवी वाला उसको स्पॉट एक्सचेंज रेट, स्पॉट डेट पे जो एक्सचेंज रेट होगी उससे कन्वर्ट करके अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। अगर मान लीजिए आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो आप वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लोगे। लेकिन मान लो अगर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है, तो हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को रिकवरेबल अमाउंट मान सकते हैं क्या, नहीं। उस केस में हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को रिकवरेबल अमाउंट नहीं मान सकते, यानी रिकवरेबल अमाउंट पता नहीं कर सकते इंडिविजुअल असेट का। ऐसे केस में आपको उस असेट को सीजीयू का पार्ट बनाकर इंपेयरमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सीजीयू का इंपेयरमेंट क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन ये है, अगर किसी इंडिविजुअल एसेट का वैल्यू इन यूज ना निकाला जा सके, इसलिए हमें सीजीयू का कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। एग्जांपल देख लीजिए, एक पीपी मैंने 1 अप्रैल 2001 को परचेस करी थी, 10 साल यूजफुल लाइफ है, 31 मार्च 2003, 2 साल बाद इस असेट की जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है और वैल्यू इन यूज है वो इतनी है रेस्पेक्टिवली। इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन बताओ। ये एक क्वेश्चन को ही मैंने एग्जांपल बना रखा है। 1 अप्रैल को ये कैरिंग अमाउंट था जब मैंने परचेस करा, 2 साल का डेप्रिसिएशन हटा दो तो ये कैरिंग अमाउंट बचा। इस दिन कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर कर लो। रिकवरेबल अमाउंट कितना है मेरा, 65,000 एंड 70,000 72,000 विच एवर इज हायर, यानी 72,000। यानी हमारा स्टेप 1 क्या बोलता है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करो। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है यानी इंपेयरमेंट लॉस है। सेकंड स्टेप में इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट 8,000 का। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस को बुक करते हैं। इंपेयरमेंट लॉस टू पीपी, इंपेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा, P&L में जनरली, तो P&L में आपने बुक कर लिया। 4th स्टेप में हम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पता करते हैं, जो कि होगा कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग इंपेयरमेंट लॉस, यानी एक तरीके से नया रिकवरेबल अमाउंट जो है वही होगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। फ्यूचर में इसी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 3rd ईयर ऑनवर्ड्स कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, नया कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय अब यूजफुल लाइफ कितनी बची, 2 साल जा चुके हैं, 8 साल बची, तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा। कंप्लीट हो चुका है। इंपेयरमेंट लॉस इंडिविजुअल एसेट में कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल होता है, आप स्टेप्स फॉलो करो बस। अब देखो इंडिविजुअल एसेट के केस में अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है क्या, बिल्कुल रिवर्सल हो सकता है। वो कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स तभी कर सकते हो जब आपका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से कम है, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ चुका है। पहले हमने इंपेयरमेंट लॉस बुक करा,
आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिकवरेबल अमाउंट वापस इंक्रीज हो गया, तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? सबसे पहले आप कैरिंग अमाउंट पता कर लो डेट ऑफ रिवर्सल पे। डेट ऑफ रिवर्सल पे हमारी एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या है। अब इस दिन आप पता कर लो हमारी एसेट को हम किस कैरिंग अमाउंट पे दिखा सकते हैं रिवर्सल होने के बाद, वो अमाउंट पता कर लो। वो होगा लोअर ऑफ दो अमाउंट का लोअर। एक तो रिकवरेबल अमाउंट आज के दिन उस एसेट का, एक अगर उस एसेट पे कभी इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं होता तो आज के दिन उसका क्या कैरिंग अमाउंट आया होता। एक उस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट, एक उस एसेट का ऐसा कैरिंग अमाउंट अगर उस पर कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो क्या होता। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा ये वो कैरिंग अमाउंट होगा जिसपे हमें एसेट को दिखानी है आफ्टर रिवर्सल। तो स्टेप 3 में अब आप रिवर्सल का अमाउंट पता कर सकते हो। स्टेप 2 में कैरिंग अमाउंट जो आफ्टर रिवर्सल हमें दिखाना है, माइनस स्टेप 1 में आज के दिन का कैरिंग अमाउंट जो हमारी बुक्स में है, तो यही तो अमाउंट होगा जो आपको रिवर्स करना है। स्टेप 4 में रिवर्सल को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? जनरली P&L में, लेकिन अगर पहले आपने इंपेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में दिखाया था तो ये जो रिवर्सल है ये भी पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI में जाएगा, बचा हुआ P&L में जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप 5 में रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल, यानी स्टेप 2 का अमाउंट जो हमने ये निकाला था, ये तो था, इस पे तो असेट शो होगी। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल, डेप्रिसिएशन फ्यूचर में इस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पे चार्ज होगा। सिंपल सा होता है रिवर्सल भी, इंडिविजुअल असेट का देख लो। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी एग्जांपल में 31 मार्च 2006 को, यानी कितने टाइम बाद? 3 साल बाद, जब इंपेयरमेंट हुआ उसके 3 साल बाद रिकवरेबल अमाउंट पीपी का 51,000 हो गया। अब रिवर्सल, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट और सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन बताओ। तो आप 31 मार्च 2006 का पहले कैरिंग अमाउंट पता कर लें रिवर्सल वाले दिन का। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमने 31 मार्च 2003 को निकाल दिया था 72,000। 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो इस पे, तो ये आ गया आज के दिन का कैरिंग अमाउंट। आज के दिन आपकी एसेट आफ्टर रिवर्सल कितने अमाउंट पे दिखाई जा सकती है? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट 51,000 क्वेश्चन में गिवन है। और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर कभी रिवर्सल ना होता तो हमने एसेट 1 लाख में खरीदी थी, आज 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल पहले 3 साल अब, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो आज के दिन असेट इतने पे होती है। इन दोनों का लोअर क्या आ रहा है? 50,000। इस पे हम असेट दिखाएंगे आफ्टर रिवर्सल, यानी रिवर्सल कितना करोगे? 50,000 माइनस आज के दिन कितने पे असेट है? 45,000, यानी 5,000। अब रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? पीपी टू रिवर्सल P&L में चला जाएगा 5,000। अब आप रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या होगा आपका? 50,000। यही कैसे निकाल सकते हो आप? कैरिंग अमाउंट आज के दिन प्लस रिवर्सल कितना किया? 5,000। अब इसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, रिमेनिंग लाइफ है 5 साल, तो 50,000 डिवाइड बाई 5, हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये है आपका इम्पेयरमेंट। अब देखिए इसमें एक नोट है रिवर्सल के केस में, वो नोट देख लो आप। नोट क्या है? अगर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट आपका बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? वैल्यू इन यूज के बढ़ने से, वैल्यू इन यूज के बढ़ने से बढ़ रहा है। और वैल्यू इन यूज क्यों बढ़ रही है? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होने से। वैल्यू इन यूज हम कैसे निकालते हैं? पीवी ऑफ कैश फ्लो। तो मान लो 2 साल बाद वैल्यू इन यूज बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि आप अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगा ना, पीवी ऑफ कैश फ्लो ज्यादा आएगा, पीवी ऑफ कैश फ्लो उस साल में ज्यादा आएगा। तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ रहा है वैल्यू इन यूज के बढ़ने से, और वैल्यू इन यूज बढ़ रही है सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की वजह से, यानी टाइम पास होने की वजह से। तो ऐसे केस में आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं करोगे। एक्चुअल में रिकवरेबल अमाउंट बढ़ना चाहिए, ये तो टाइम पास हो रहा है, सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हो रही है, इस वजह से रिकवरेबल अमाउंट बढ़ा है। तो इस केस में आप इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं कर सकते। अब देखिए कैश जनरेटिंग यूनिट के केस में आप इंपेयरमेंट लॉस कैसे रिकॉर्ड करोगे, ये समझ लीजिए आप लोग। देखिए कैश जनरेटिंग यूनिट के केस में इंपेयरमेंट लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होती है? कैश जनरेटिंग यूनिट, कई बार हमने अभी देखा कि इंडिविजुअल एसेट का हम रिकवरेबल अमाउंट नहीं पता कर सकते, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट कैश फ्लो नहीं पता होता है, जिससे वैल्यू इन यूज पता नहीं चल सकती। तो इसलिए हम उस एसेट का इंपेयरमेंट करते हैं सीजीयू में। अब सीजीयू का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जो कि इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जो कि इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक जूस की कंपनी है, मैं एक मशीन से जूस बनाता हूँ और एक मशीन से मैं बोतल मैन्युफैक्चर करता हूँ, बोतल में पैकिंग करता हूँ जूस की, ये मान लो। तो अब बताओ क्या मेरी जो जूस बनाने वाली मशीन है वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो दे सकती है? क्या लोगों को लोग घर से जग लेके आएंगे उसमें जूस भर भर के दूंगा? ऐसा नहीं होता, मैं बोतल में पैक करके देता हूँ। क्या बोतल वाली जो मशीन है वो खुद से कैश फ्लो जनरेट कर सकती है? नहीं, क्योंकि उसमें जूस फिल होगा तभी तो वो बोतल काम की है। रियल जूस की जो बोतल आती है वो कोई काम की है क्या? फिर कोई काम की नहीं है। यानी ये दोनों मशीन है ना, अकेले में कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती, एक साथ मिलेंगी तो ही कैश फ्लो ला सकती है। तो ये दोनों मशीन स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट है जो कैश फ्लो जनरेट करेंगी, तो ये सीजीयू है। तो ऐसे सीजीयू आइडेंटिफाई करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम में आपको देगा। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है,
मैं अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो गुडविल एक्वायर करता हूँ या मेरी कोई कॉर्पोरेट असेट जैसे ऑफिस बिल्डिंग है, तो ये ऑफिस बिल्डिंग या गुडविल जो होती है ना, ये खुद से कैश फ्लो जनरेट नहीं करती। मेरी गुडविल है तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरी गुडविल से ऑटोमेटिकली मेरे पास पैसा आता रहेगा। गुडविल तो बाकी मेरे बिजनेस को असिस्ट करती है कैश फ्लो जनरेट करने में, कैश फ्लो ज़्यादा जनरेट करवा देती है। कॉर्पोरेट असेट ऑफिस बिल्डिंग जहाँ मेरा स्टाफ बैठता है, तो वहाँ से कोई कैश फ्लो थोड़ी आता है, वो तो असिस्ट करता है पूरे बिजनेस की सभी चीज़ों को कैश फ्लो जनरेट करने में। तो गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आती है और जो ये कॉर्पोरेट असेट्स है, इनको कभी भी इंडिविजुअली टेस्ट नहीं किया जा सकता इम्पेयरमेंट के लिए। इनको आपको हमेशा सीजीयू में अलोकेट करके इम्पेयर करना पड़ेगा, सीजीयू में अलोकेट करके इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। अब गुडविल और कॉर्पोरेट असेट का आप मल्टीपल सीजीयू में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे अलोकेट करके। आपके बिजनेस में हो सकता है 3 सीजीयू है, सीजीयू 1, सीजीयू 2, सीजीयू 3। तो गुडविल और कॉर्पोरेट असेट को आपको हर एक सीजीयू में डाल के अलोकेट करके आपको निकालना पड़ेगा अपना इम्पेयरमेंट लॉस। तो गुडविल और कॉर्पोरेट असेट को आप सीजीयू में अलोकेट किस बेसिस पे करोगे? आपको बेसिस या रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस रेशियो में अलोकेट कर दो, तो आप उस सीजीयू में उस रेशियो में उस गुडविल और कॉर्पोरेट असेट जो भी आपके पास दे रखी है उसको अलोकेट कर दोगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अलोकेट करो प्रो राटा बेसिस पर, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, उसको गुडविल या कॉर्पोरेट असेट जो भी है उसको आपको मल्टीपल सीजीयू में, उन सीजीयू के अदर असेट्स, उन सीजीयू में जो भी अदर असेट्स है उनका कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय उस सीजीयू की यूजफुल लाइफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो अमाउंट आएगा वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट बोल सकते हो। वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट जो होगा हर सीजीयू का उस रेशियो में अलोकेट करना पड़ेगा। अगर प्रो राटा बेसिस पे करवाता है क्वेश्चन भी अपने पास। इसके बाद भी कोई गुडविल और कॉर्पोरेट असेट का कुछ ऐसा अमाउंट हो सकता है जो किसी सीजीयू में अलोकेट हो ही नहीं पाया, क्वेश्चन में बोल देगा इसको अलोकेट कर ही नहीं सकते, तो फिर उसका इम्पेयरमेंट आपको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, अब सीजीयू के केस में इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, वही स्टेप्स। पहला स्टेप आप पता तो कर लो, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लो, इम्पेयरमेंट है भी या नहीं है। तो सीजीयू के इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको देखना है पूरी सीजीयू का कैरिंग अमाउंट, अगर रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट है। अब सीजीयू का कैरिंग अमाउंट क्या होता है, सीजीयू में जो भी पीपी वगैरह है वो, सीजीयू में जो भी इंटेंजिबल एसेट है उनका कैरिंग अमाउंट, सीजीयू में अगर कोई करंट एसेट भी है इन्वेंट्री वगैरह तो उसका भी कैरिंग अमाउंट, सीजीयू में कोई गुडविल एलोकेट करी तो उसका कैरिंग अमाउंट, सीजीयू में कोई कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट करी तो उसका कैरिंग अमाउंट। ये होता है पूरी सीजीयू का कैरिंग अमाउंट। अगर ये रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट है। स्टेप 2 में अब आप इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करोगे। अब आप इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू माइनस रिकवरेबल अमाउंट, सेम वैसा ही है जो जैसा इंडिविजुअल एसेट का था, लेकिन ये पूरी सीजीयू का इम्पेयरमेंट लॉस है। तो अब आपको इसको हर एक असेट में बांटना पड़ेगा जो सीजीयू के अंदर थी। सीजीयू के अंदर की असेट्स में अलोकेट भी तो करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस को। पहले तो इंडिविजुअल असेट का था उसमें बुक हो जाता था, अब कौन सी असेट में बुक करूं? तो सबसे पहले तो जो भी सीजीयू में गुडविल होगी उसमें आप इम्पेयरमेंट लॉस डाल दो, जितना गुडविल का कैरिंग अमाउंट है जितना भी हो सकता है उसमें डाल दो। इम्पेयरमेंट लॉस खत्म हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं खत्म होता तो आगे देखेंगे। तो पहले गुडविल में डाल दो। पहले गुडविल में इसलिए क्योंकि मान लो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, वैल्यू कम हुई है, वैल्यू कम हुई है तो पहले गुडविल की तो वैल्यू कम होगी। अगर गुडविल बची होती तो हमारी एसेट की वैल्यू थोड़ी ना कम होती, हमारी सीजीयू की वैल्यू थोड़ी ना कम होती, इसलिए पहले गुडविल में बांटा जाता है इम्पेयरमेंट लॉस। उसके बाद भी अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस बच गया उसको आप उस असेट में बांटो, उस असेट में बांटो जो कि इंडिविजुअली भी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करी जा सकती है। उस असेट में बांटो जो कि इंडिविजुअली भी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करी जाती है, और कितना अमाउंट, जितना हमने इंडिविजुअल असेट का इम्पेयरमेंट निकालना सीखा था ना कैसे निकालते हैं, उतना अमाउंट आप उस असेट में बांट दो। सर, कोई असेट अगर इंडिविजुअली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करी जा सकती है तो वो सीजीयू का पार्ट क्यों होगी? उसका रीजन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए मेरे सीजीयू में मशीन 1, 2, 3 3 मशीन मैंने डाली। मशीन 1 को मैं इंडिविजुअली भी टेस्ट कर सकता था, इंडिविजुअली भी उसके कैश फ्लो आ सकता है, लेकिन मशीन 2 आप इंडिविजुअली कैश फ्लो नहीं दे सकती और मशीन 3 भी इंडिविजुअली कैश फ्लो नहीं दे सकती। तो मैंने मशीन 2 और 3 को एक साथ देखा, तो मशीन 2 और 3 एक साथ जोड़ने पर भी कैश फ्लो नहीं दे सकती। ये कैश फ्लो अभी देंगी जब मशीन 1 जुड़ जाए, यानी मशीन 2 और 3 का इम्पेयरमेंट निकालने के लिए मुझे मशीन 1 भी सीजीयू का पार्ट बनानी पड़ेगी। इसलिए कई बार ऐसी असेट को भी आपको सीजीयू का पार्ट बनाना पड़ता है जो इंडिविजुअली भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी जा सकती है। तो गुडविल में अलोकेट कर दो, फिर बचा हुआ इम्पेयरमेंट लॉस आपको ऐसी असेट में अलोकेट करना है जिसको आप इंडिविजुअली भी इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको उसका इम्पेयरमेंट लॉस निकालना सिखाया, उतना अमाउंट आप निकालोगे और इस असेट में डाल दोगे। फिर इसके बाद भी अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस बच गया, उसको सीजीयू के अंदर जितनी भी बाकी असेट्स बच गई, जितनी भी बाकी पीपी इंटेंजिबल एसेट वगैरह बच गई, उसमें अलोकेट कर दो, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट्स वगैरह जो भी है, सब में उन असेट्स के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, उनके जितने भी कैरिंग अमाउंट हो रहे हो उसके रेशियो में। समझ में आया? सबसे पहले गुडविल में, अब देखो कॉर्पोरेट असेट और गुडविल का मैंने एक साथ बताया था अलोकेशन, लेकिन कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस
कॉर्पोरेट एसेट्स में गुडविल के साथ नहीं होता है, ठीक है। गुडविल को सबसे पहले करते हैं, फिर उस एसेट में जो इंडिविजुअल इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट हो सकती है, फिर बाकी सब एसेट्स में इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सीजीयू में मैंने बोला करंट एसेट भी हो सकती है, इन्वेंट्री भी सीजीयू का पार्ट हो सकती है। तो आपको इंपेयरमेंट लॉस उस करंट एसेट सीजीयू जो पड़ी है ना, सीजीयू के अंदर इन्वेंट्री वगैरह उसमें मत बांट देना, क्योंकि इंड एस 36 लगता है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, इन्वेंट्री पे नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें एट लास्ट जब आप अलोकेट करोगे ना, तो इसमें करंट एसेट वगैरह कुछ है तो उसको आप इग्नोर कर देना। मैंने बताया था ना 4 एसेट पे लगता है, इंटेंजिबल एसेट, पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, बस इनमें ही बांटना है आपको। तो बांटने के बाद रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ऑलरेडी बताया हुआ है, सेम वही चीज होगी। स्टेप 5 रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल लोगे, कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग इंपेयरमेंट लॉस। ये हो गया आपका इंपेयरमेंट लॉस ऑन सीजीयू। अब देखो, अगर आपके मान लो अगर अब आपके पास कोई अनअलोकेबल गुडविल या अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट रह गई थी, कोई अनअलोकेबल गुडविल या अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट रह गई थी, तो उसका इंपेयरमेंट कैसे करेंगे। तो इसका इंपेयरमेंट के लिए आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये स्टेप जब भी होगा जब आपके पास क्वेश्चन में अनअलोकेबल गुडविल या अनअलोकेबल कॉर्पोरेट असेट है। इस केस में आप क्या करोगे, पूरी कंपनी को इंपेयरमेंट टेस्ट कर लोगे, पूरी कंपनी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लोगे। कैसे, देखो पर्टिकुलर सीजीयू 1 2 3 मान लो 3 सीजीयू थी कंपनी में, फिर एक कॉलम बना दो अनअलोकेबल गुडविल या अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट जो भी है, लास्ट कॉलम टोटल पूरी कंपनी का, इनका कैरिंग अमाउंट जितना भी था आपके पास वो, लेस इंपेयरमेंट लॉस जो भी आपने रिकॉग्नाइज किया था अभी तक, जो स्टेप 2 में मैंने आपको सिखाया, कौन से सीजीयू 1 2 3 इनमें ही रिकॉग्नाइज किया था। अनअलोकेबल गुडविल वगैरह में तो कोई इंपेयरमेंट लॉस अभी देखा ही नहीं है, वो अनअलोकेबल थी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इनका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया होगा इन सीजीयू का। अनअलोकेबल गुडविल का तो वही कैरिंग अमाउंट है, पूरी कंपनी का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट मिल गया आपको। अब पूरी कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट ढूंढ लो, वो आपको क्वेश्चन में देगा, वो देख लो। पूरी कंपनी का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट अगर पूरी कंपनी के रिवाइज्ड रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा, यानी अमाउंट इन ए इज ग्रेटर देन अमाउंट इन बी, ये ए है ये बी है, तो आपको इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, और वो इंपेयरमेंट लॉस कौन भुगतेगा, पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस वो अनअलोकेबल गुडविल या अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट जो है वो ही भुगतेगी, क्योंकि इनका इंपेयरमेंट लॉस ऑलरेडी भुगता जा चुका है, इन्होंने तो अपना इंपेयरमेंट लॉस भुगत लिया। ये टेस्टिंग क्यों हो रही है, सिर्फ इसके लिए। तो अब जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा पूरा का पूरा अनअलोकेबल गुडविल या अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट वही भुगतने वाली है, और कोई नहीं भुगतेगा, ठीक है। जितना अमाउंट होगा उतना इसमें भुगता देंगे अपन। ये खत्म हो गई आपकी सीजीयू के केस में इंपेयरमेंट कैसे होगा। इसमें एक एग्जांपल देख लो अब आप लोग। देखिए ए लिमिटेड के पास एक सीजीयू है जिसमें कुछ असेट्स हैं, उनके कैरिंग अमाउंट बता रखा है, मशीन ए का, बी का, मशीन सी का, इन्वेंट्री और गुडविल। इस सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। ये मशीन ए जो है सीजीयू में, वो इंडिविजुअली भी इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करी जा सकती है, उस मशीन का इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट भी दे रखा है। इंपेयरमेंट लॉस और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालो। तो सबसे पहले देखो कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू पता कर लो, वो इतना आ गया टोटल। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू दे रखा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस है स्टेप 1। स्टेप 2 इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, ये पूरे सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस जो कि अलोकेट करना है। सबसे पहले गुडविल में, गुडविल का कितना कैरिंग अमाउंट है, 1,50,000, तो 1,50,000 इसमें चला गया। अभी भी हमारे पास 75,000 का इंपेयरमेंट लॉस बचा हुआ है। तो उसके बाद हम किस में एलोकेट करते हैं, उस मशीन में, उस असेट में जो इंडिविजुअली भी इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करी जा सकती है, वो है मशीन ए। तो मशीन ए का इंडिविजुअल इंपेयरमेंट निकाले तो कितना आएगा, मशीन ए का देखो कैरिंग अमाउंट है 5,25,000 और इसका इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट है 5 लाख, यानी 25,000 इसमें इंपेयरमेंट जा सकता है, इसमें चला गया। अभी भी हमारे पास बच रहा है अमाउंट इंपेयरमेंट करने के लिए कितना, 50,000। तो आप जितनी भी बची हुई असेट्स हैं उनमें डाल दो, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट, बस करंट असेट वगैरह छोड़ देना। तो इसलिए हमने लिख दिया इन्वेंट्री वगैरह कोई इंपेयरमेंट लॉस बियर नहीं करेगी, क्योंकि इंड एस 36 के स्कोप में नहीं है। तो बची हुई असेट कौन सी है, मशीन बी और सी, बस ये दो ही असेट बची। इन दोनों के उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में आप इंपेयरमेंट बांट दोगे। तो 50,000 के इंपेयरमेंट को इन दोनों के कैरिंग अमाउंट का रेशियो, कैरिंग अमाउंट का रेशियो कितना है, 2.5 लाख और 1 लाख, इस रेशियो में आप बांट दोगे। तो ये इंपेयरमेंट लॉस इसमें जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पूछा है, तो हर असेट का जो इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट था वो लिखा मैंने, उनमें कितना कितना इंपेयरमेंट करा, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया हर असेट का, कंप्लीट। ये है आपका सीजीयू का इंपेयरमेंट, इतना सिंपल सा होता है। अब देखो सीजीयू के आपने इंपेयरमेंट कर दिया, आप सीजीयू में रिवर्सल कैसे करोगे। सीजीयू में आपने इंपेयरमेंट कर दिया, सीजीयू में अगर इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होता है तो वो कैसे करोगे, ये लास्ट टॉपिक है। उससे पहले एक टॉपिक और है छोटा सा, वो और बता देता हूँ। देखिए जब हम गुडविल अलोकेट करते हैं उसका इंपेयरमेंट सीजीयू में होता है, लेकिन हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो गुडविल अक्वायर करते हैं अगर वो पार्शियल गुडविल है, फुल गुडविल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पार्शियल गुडविल है, यानी हमने एनसीए को पीएसएनए से मेजर किया था,
तो हमको अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल जो एनसीए से रिलेटेड गुडविल यानी बुक नहीं है हमारी बुक्स के अंदर, तो हमें नोशनल गुडविल एनसीए से रिलेटेड पता करनी पड़ेगी इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। वो बुक नहीं होगी, बस इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के लिए पता करनी पड़ेगी। तो नोशनल गुडविल एनसीए की कैसे आएगी, पार्शियल गुडविल जो आपकी है डिवाइड बाय पेरेंट का शेयर, क्योंकि पेरेंट की है, मल्टीप्लाई बाय एनसीए का शेयर, तो नोशनल गुडविल एनसीए की आ जाएगी। एक एग्जांपल से समझ लो, इसका क्वेश्चन भी है। इस इंडेक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सारे इसके एग्जाम्पल से सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको बस डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा मैं। ए लिमिटेड ने 80% शेयर लिया बी लिमिटेड में, गुडविल जो एक्विजिशन पे आई वो आई 800 रुपीज़ की, एनसीआई पीएसएनए से था यानी गुडविल है पार्शियल, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल है 2700 रुपये, इंपेयरमेंट लॉस बताओ पेरेंट और एनसीआई कितना भुगतेगा, गुडविल के अंदर जो इंपेयरमेंट लॉस है या टोटल इंपेयरमेंट लॉस पेरेंट और एनसीआई कितना भुगतेंगे, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट बताओ अगर पूरे सीजू का रिकवरेबल अमाउंट 2000 है तो पहला केस। तो देखो पहले कैरिंग अमाउंट देख लो आप, कैरिंग अमाउंट कितना है गुडविल का आपके सीजू में 800 और नेट असेट्स का कैरिंग अमाउंट अदर देन गुडविल 2700, तो पूरी सीजू का कैरिंग अमाउंट है 3500। पर हमारी जो गुडविल है वो पार्शियल है क्योंकि एनसीआई पीएसएनए पे है, तो हमें नोशनल एनसीआई की गुडविल भी ऐड करनी पड़ेगी, टोटल गुडविल बना के इंपेयरमेंट लॉस चेक करना पड़ेगा। तो अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल फॉर एनसीआई निकालो, 800 की गुडविल 80% को रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो 20% एनसीआई की कितनी होगी 200, यानी अब देखो 1000 ये है 2700 ये है, तो 3700 पूरी सीजू का बैलेंस हो गया। 2000 रिकवरेबल अमाउंट है यानी 1700 का लॉस है, तो पहले आप गुडविल से भुगताओगे, गुडविल कितने की 1000 भुगत लेगी, 700 का इंपेयरमेंट लॉस नेट एसेट से जाएगा, तो गुडविल में कोई बैलेंस नहीं बचा, नेट एसेट 2000 की बची, ये हमारा कैरिंग अमाउंट हो गया रिवाइज्ड। अब देखो इंपेयरमेंट लॉस पेरेंट ने कितना भुगता और एनसीआई ने कितना भुगता ये बताना है। तो पेरेंट ने गुडविल में कितना भुगता, पेरेंट की गुडविल थी 800, तो इस पे 80% पेरेंट ने भुगता, सॉरी टोटल गुडविल थी 1000, टोटल गुडविल थी 1000, इसका 80% पूरा इंपेयरमेंट लॉस 1000 का पूरा इंपेयरमेंट लॉस लगा गुडविल पे, तो 1000 के इंपेयरमेंट लॉस पे पेरेंट ने कितना भुगता होगा 80%, यानी 1000 का 80% 800, ये पेरेंट की गुडविल पूरी खत्म होगी ना, पेरेंट का शेयर था, पेरेंट ही भुगतेगा 800 रुपये। इसके अलावा अदर एसेट्स पे इंपेयरमेंट कितना हुआ 700 का, इसका 80% पेरेंट भुगतेगा यानी 560। अब देखो एनसीआई कितना इंपेयरमेंट लॉस भुगतेगा, अब बस यहाँ पे ध्यान देना है, जो गुडविल थी हमारी वो केवल पेरेंट से रिलेटेड थी, नोशनल गुडविल एनसीआई की सिर्फ इसलिए ऐड करी थी इंपेयरमेंट लॉस निकाल सके, तो एनसीआई गुडविल में कोई लॉस भुगतेगा नहीं, बस यहाँ कैलकुलेशन के लिए किया हमने ये 200, बुक्स में तो था ही नहीं ना 200, तो एनसीआई कुछ नहीं भुगतेगा, बुक्स में आपकी गुडविल नील हो जाएगी, ठीक है, बुक्स में गुडविल नील ही रहेगी, 800 की गुडविल से 800 इसने भुगत लिया नील। अब देखो अदर एसेट्स में 700 का लॉस हुआ, एनसीआई कितना भुगतेगा, अब अदर एसेट्स में तो एनसीआई का भी शेयर है ना, तो 20% भुगतेगा 140, तो पेरेंट ने टोटल इतना लॉस भुगता और एनसीआई ने इतना भुगता। समझ में आया ये आपको। अब देखो सेकंड, रिकवरेबल अमाउंट अगर सीजू का 2800 हो जाए तो क्या करोगे, तो पहले वही कैरिंग अमाउंट आप पता कर लो, पूरा आपकी असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना है वही 3700 है, 2800 अगर रिकवरेबल अमाउंट हो गया, ये कैरिंग अमाउंट 3700 कहाँ से आया, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल एनसीआई के लेने के बाद। तो ये सॉल्यूशन देखो अब आप लोग सेकंड पार्ट में ये सब देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट का खेल था। अब इधर से देखो 3700 कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट 2800 यानी 900 का लॉस, किसमें से भुगतेंगे, पहले गुडविल 1000 की है तो 1000 में से 900 गया तो 100 की गुडविल बची, अदर एसेट्स में कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं जाएगा, वो 2700 की आ जाएंगे एज इट इज, वो 2700 की आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस किस तरीके से रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे आप देखो गुडविल जो है ना हम अपनी बुक्स में से पेरेंट की रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी बुक्स में रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, तो 900 का इंपेयरमेंट लॉस है, इसमें से 80% पेरेंट का यानी 720 पेरेंट का है, यानी 800 की गुडविल बुक्स में है, इसमें से 720 पेरेंट ने भुगता है, यानी 80 की गुडविल हमारी बुक्स में अभी भी बचेगी, ठीक है, 80 की गुडविल बचेगी, 100 की नहीं बचेगी, ठीक है, ये हमने एक बार बस नॉर्मल कैलकुलेशन करी है, यानी आपको इंपेयरमेंट लॉस के लिए एनसीआई यहाँ ऐड करना है, एक बार नोशनल पार्शियल गुडविल हो तो बाद में तो आपको केवल पेरेंट की गुडविल और उसका इंपेयरमेंट लॉस देखना है। तो गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस 900 डाला, 80% पेरेंट का शेयर है यानी 720, तो 720 पेरेंट भुगतेगा गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस, यानी 800 में से 720 इंपेयरमेंट हो रहा है गुडविल में, यानी गुडविल का कैरिंग अमाउंट 80 बचेगा। इसके बाद देखो नेट एसेट्स का तो कैरिंग अमाउंट यही रहेगा, तो टोटल रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ये रहेगा। पेरेंट और एनसीआई कितना इंपेयरमेंट लॉस भुगतेंगे, पेरेंट ने 720 गुडविल में भुगता, नेट एसेट अदर एसेट्स में कुछ था ही नहीं इंपेयरमेंट लॉस, एनसीआई गुडविल में कुछ भुगतेगा नहीं, अदर एसेट्स में था नहीं। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब लास्ट टॉपिक देख लीजिए, इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कैसे करोगे सीजीयू के अंदर, लास्ट टॉपिक है इस इंडेक्स का।
इम्पेयरमेंट लॉस सीजू में रिवर्सल कैसे होगा? अगर सीजू का कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाता है फ्यूचर में तो रिवर्सल होगा। सबसे पहले आप सीजू का कैरिंग अमाउंट पता कर लो रिवर्सल वाले डे, ठीक है। सीजू में जो भी हर असेट है, हर असेट का आप सीजू के अंदर हर असेट का कैरिंग अमाउंट पता कर लो रिवर्सल वाले दिन। इसके बाद आप स्टेप 2 में कैलकुलेट कर लो अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। आप रिवर्सल कितना हो सकता है अमाउंट वो आप पता कर लो। तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट आपका आएगा रिवर्सल का। सबसे पहले हम मैक्सिमम रिवर्सल निकालेंगे कितना हो सकता है। मैक्सिमम रिवर्सल का अमाउंट आएगा, रिकवरेबल अमाउंट सीजू का कितना है आज के दिन माइनस कैरिंग अमाउंट कितना है, यही मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है पूरी सीजू में। पूरी सीजू में मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हो? रिकवरेबल अमाउंट कितना है माइनस कैरिंग अमाउंट कितना है सीजू का। इस रिवर्सल को आपको इंडिविजुअल असेट्स में बांटना पड़ेगा। भाई रिवर्सल तो इंडिविजुअल असेट्स में ही होगा ना। अब इंडिविजुअल असेट्स में आप रिवर्सल कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले तो आप उस असेट में रिवर्स करोगे जिसका इंडिविजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, तो इंडिविजुअल रिवर्सल भी अवेलेबल है। उस असेट का जिसका इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट अवेलेबल है तो उसका इंडिविजुअल रिवर्सल अमाउंट पता कर लोगे, रिवर्सल ऑफ इंडिविजुअल असेट से उसमें रिवर्स करोगे। तो यानी एक तरीके से जो हम सीजू का इंपेयरमेंट में देख रहे थे ना, पहले गुडविल से, फिर उस असेट में जिसका इंडिविजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, फिर बाकी असेट्स में उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। ऐसे यहाँ पे पहले गुडविल में रिवर्सल क्यों नहीं हुआ? गुडविल में कभी भी इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होता। एक बार गुडविल गिर गई तो गिर गई, वो कभी भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने नोट भी डाला है। तो यानी पहले आप किस में करोगे? उस असेट में जिसका इंडिविजुअल रिवर्सल हो सकता है उसमें आप इंडिविजुअल रिवर्सल निकाल लो, जो मैंने आपको दिखाया था वो कर दो। फिर भी अगर हमारा कोई रिवर्सल का अमाउंट बचा यहाँ से जो हमने निकाला था मैक्सिमम रिवर्सल, उसको आप अलोकेट कर दो। उसको आप अलोकेट कर दो किसमें? जो असेट्स आपने पहले सीजू में इंपेयर करी थी, जैसे अपने एग्जांपल में मशीन 2 और 3, उनका जो भी कैरिंग अमाउंट है उस रेशियो में आप रिवर्स कर दो। जो पहले असेट आपने सीजू में रिवर्स करी थी गुडविल के अलावा, उनके कैरिंग अमाउंट में रिवर्स कर दो। सेम वैसे ही बस अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये आप रिवर्स करोगे तो रिवर्स करते वक्त आप मैक्सिमम रिवर्सल इंडिविजुअल असेट का भी ध्यान रखोगे। ये जो इंडिविजुअल असेट्स होंगे ना, ये इंडिविजुअल असेट, ये जिनमें आप रेशियो में एलोकेट कर रहे हो, तो इनका आप कैरिंग अमाउंट निकालोगे। अगर इनमें कभी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो, मशीन 2 और 3 में अगर कभी इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो कैरिंग अमाउंट निकालोगे। वो कैरिंग अमाउंट आपने निकाल लिया और वो देखा कि उस अमाउंट से क्या कैरिंग अमाउंट होता है आज के दिन, वो अमाउंट देखोगे। वो अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि मैक्सिमम इतने अमाउंट पे असेट को दिखाया जा सकता है, मैक्सिमम आज के दिन इतने अमाउंट पे असेट को दिखाया जाता है। यानी अगर आपका जो रिवर्सल करने के बाद अमाउंट आता है वो उससे ज़्यादा आता है तो आप नहीं कर पाओगे। आप मैक्सिमम उतने अमाउंट पे दिखा पाओगे जितने पे उसका कैरिंग अमाउंट होता अगर उस असेट को कभी इम्पेयरमेंट ही नहीं किया गया होता तो। समझ में आया? तो यही मैंने यहाँ लिखा है, फर्दर नोट दैट रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ दीज असेट्स आफ्टर रिवर्सल शुड नॉट इंक्रीज अबव देयर कैरिंग अमाउंट्स इफ द असेट वर नेवर इम्पेयर्ड ऑन डेट ऑफ रिवर्सल। समझ में आया? फिर रिकॉग्निशन और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट तो आता ही है रिवर्सल के केस में, जो पहले बताया था वैसे ही होगा। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से समझ लो। ऊपर वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, सीजू वाला जो मैंने अभी इंपेयरमेंट करवाया था ना, सीजू में जिस एग्जांपल में, सीजू के इस एग्जांपल में मैंने आपको इंपेयरमेंट कराया था, ये इंपेयरमेंट कराया था मैंने। इसी एग्जांपल से आगे कंटिन्यू करेंगे अब अपन, ठीक है? इसी से रिवर्सल समझेंगे। तो इसी एग्जांपल में आपको बोला गया है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ईच मशीन 10 ईयर्स है। ये इंपेयरमेंट होने के बाद एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी इंपेयरमेंट होने के अगले साल रिकवरेबल अमाउंट सीजू का 11 लाख हो गया और मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट 4 लाख 80,000, क्योंकि मशीनें इंडिविजुअली भी हो सकती थी तो इसका इंडिविजुअल देखेंगे। अब रिवर्सल पता करो, रिवर्सल के बाद कैरिंग अमाउंट। तो सबसे पहले आप देखो पूरी सीजू का कैरिंग अमाउंट आज के दिन क्या है, आज के दिन का कैरिंग अमाउंट। तो पिछली बार इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद कैरिंग अमाउंट क्या हो गया था, ये उठा लो। इसमें 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे आप, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10 साल की यूजफुल लाइफ से। मशीन में लगेगा डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और गुडविल तो कुछ बची नहीं थी, इनमें लगेगा नहीं। तो आपका आज के दिन का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। आज के दिन का आपका कैरिंग अमाउंट आ चुका है 9,20,000 असेट्स का। रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख थी जू का, तो यानी रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो यानी रिवर्सल हो रहा है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 अब रिवर्सल करेंगे। सबसे पहले उस असेट में जिसमें इंडिविजुअल रिवर्सल भी हो सकता है, यानी मशीन ए। तो मशीन ए में इंडिविजुअल रिवर्सल के लिए इंडिविजुअल असेट वाला टॉपिक देखो, उसमें कैरिंग अमाउंट क्या हो सकता था रिवर्सल के बाद, रिकवरेबल अमाउंट इंडिविजुअल असेट का, या उस असेट पे कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो वो क्या अमाउंट होता, विच एवर इज लोअर। तो मशीन ए का रिकवरेबल अमाउंट कितना है 480। मशीन ए पे कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज इसका अमाउंट क्या होता है, देखो मशीन ए को हमने 5,25,000 में खरीदा था, तो आज के दिन इसका बैलेंस कितना होता अगर इस पर कभी इंपेयरमेंट नहीं होता। इस पर कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो इसका आज के दिन का बैलेंस होता 470 to 500, ये मान लो, क्योंकि इसकी 11 साल की यूजफुल लाइफ है, 10 साल की अब और 1 साल वो पिछला, एक मतलब पिछले कितने साल का था अपना, ये अपन ने कितने साल का लिया था, ठीक है, यहाँ अपन ने कुछ लिया ही नहीं था तो 1 साल मान, आप 10 साल मान लो, वही 10 साल मान लो
ये पिछले साल का एंड ही था, डायरेक्टली पिछले साल के एंड में इतना अमाउंट था। तो पिछले साल के एंड में 5,25,000 अमाउंट था, यही कॉस्ट थी मान लेते हैं, तभी इम्पेयर हो गया था। तो 10 साल यूजफुल लाइफ में आपका 5,25,000 डेप्रिशिएट करते आप, यानी 52,500 इसमें से डेप्रिशिएट होता। आज के दिन इसका बैलेंस होता 472,500। इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है मशीन ए का, जो आपको बताया हुआ इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट 4,80,000। लोअर क्या है 472,500। तो आप 472,500 पे दिखा सकते हो। मशीन ए अभी कितने पे दिख रही है आज के दिन 4,50,000, यानी आप इसमें 22,500 का रिवर्सल कर सकते हो। तो मशीन ए में रिवर्सल हो जाएगा 22,500। तो इसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आएगा 450 प्लस 22,500 यानी 472,500। कंप्लीट हो चुका मशीन ए का काम। बचा हुआ रिवर्सल, बचा कितना रिवर्सल, देखो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल कितना है 11 लाख माइनस 9,20,000 यानी 1,80,000। इसमें से 22,500 चला गया, इसमें से 22,500 चला गया यानी 1,57,500 बचा। इसको आपको अदर असेट्स जो पहले इंपेयर हुई थी उसमें रिवर्स करना है, यानी मशीन बी और सी में करना, गुडविल में हो नहीं सकता और इन्वेंट्री में किया नहीं था इम्पेयर। तो मशीन बी और सी में करेंगे उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। आज के दिन उनका कैरिंग अमाउंट ये है, इस रेशियो में आप अलोकेट कर दोगे, इस रेशियो में आप अलोकेट कर दोगे तो ये अमाउंट आ रहा है कुछ 128,571 और 51429। मशीन बी में इतना रिवर्सल हो सकता है, मशीन सी में इतना। लेकिन अभी आप इसको रिवर्स करने से पहले ये देखो, अगर मशीन बी में कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज इसका कैरिंग अमाउंट क्या होता, और मशीन ए में कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो आज उसका कैरिंग अमाउंट क्या होता, ये आपको सबसे पहले निकालना है। तो वो आप निकालो। देखो मशीन बी का 2,50,000 अमाउंट था, मशीन सी का 1 लाख अमाउंट था। मशीन बी का 2,50,000, मशीन सी का 1 लाख। कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो 2,50,000 पे 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन एक आपका 1 साल का लगता 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग, यानी 25,000 डायरेक्ट इसमें से जाता। तो ये आपका अमाउंट बचता 2,25,000। और मशीन सी का अमाउंट कितना बचता 1 लाख में से 1 साल का डेप्रिसिएशन जाता 10,000। कभी इंपेयरमेंट नहीं होता तो इसका आज के दिन 90,000 का बैलेंस आ रहा होता, आज के दिन 90,000 का आ रहा था। अब देखो हम जो रिवर्सल करना चाह रहे हैं वो इतना करना चाह रहे हैं। मशीन बी में अगर आपने ये रिवर्सल कर दिया, यानी मशीन बी का 192,857 है, उसमें 128 और ऐड कर दिया तो ये 3-3.5 लाख के ऊपर, 3-3.25 लाख के ऊपर चला जाएगा। जबकि मैक्सिमम आप 225 पे दिखा सकते हो, यानी आप मशीन बी को 225 पे दिखाओगे। यानी मशीन बी में आप कितना रिवर्सल कर रहे हो 225 माइनस आज के दिन का मशीन बी का कैरिंग अमाउंट आ रहा है 192। ऐसे मशीन सी में अगर हम 51,000 का रिवर्सल कर दें तो 77,000 का इसका बैलेंस है, 51,000 इसमें और ऐड कर दें तो 1,25 के ऊपर चला जाएगा, 1,25,000 से भी ऊपर चला जाएगा। जबकि इसको 90,000 पे दिखा सकते हैं मैक्सिमम, तो इसे 90,000 पे दिखाएंगे आफ्टर रिवर्सल। यानी इसमें आपने कितना इम्पेयरमेंट रिवर्स किया 77,143 माइनस 90,000। ये हो गया आपका रिवर्सल का क्वेश्चन कंप्लीट। थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे थोड़े रफ नोट्स थे तो थोड़ा रफ में मैंने समझा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इंडिया 36 पूरा रिवाइज करवा दिया है मैंने, कोई डाउट है तो पूछ लो और मैं अब आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देता हूँ फटाफट से। इंडिया 36 में जो भी टॉपिक हो सकते थे आपके, जितने भी टॉपिक थे इंडिया 36 में सबके एग्जाम्पल लेके मैंने आपको करवा दिया है। तो अब आपको इसमें अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, बस मैं आपको मार्क करा देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ इंडिया 36 के। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 ये नॉर्मल इंपेयरमेंट का है, इंडिविजुअल एसेट का जो मैंने आपको करवाया था वैसा। एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, ये May 23 एडिशन से है। अब देखो इंडिया 36, 33 और इंडियस 105, ये 3 इंडियस कुछ बच्चों के पास नवंबर 23 एडिशन है, जिस बुक पे लिखा है मई एंड नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। जिन बच्चों ने अप्रैल में ऑर्डर करी थी, अप्रैल में जिनको बुक्स मिली है वो नवंबर 23 की है, ऑब्वियस सी बात है। उस बुक में इंडिया 33, 36 और 105 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिक्वेंस मैच नहीं होगा, बहुत डाउट आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इसमें आप फिर सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, जिनका May 23 एडिशन है उसके लिए तो मैंने लिस्ट दे ही रखी है। तो ये May 23 एडिशन से मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का है। इसके बाद ये क्वेश्चन 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से आया नहीं है, आता रहता है ये क्वेश्चन। सीजीयू है, उसमें कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट करनी है। देखो प्रो राटा बेसिस पे बोला गया है, यानी आप सीजीयू की इंडिविजुअल एसेट का कैरिंग अमाउंट लोगे और उनको यूजफुल लाइफ से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये वेट लोगे आप, बस फिर एलोकेट कर दोगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो का है, सिंपल सा है। फॉरेन करेंसी की डिस्काउंटिंग रेट से आप पीवी करोगे और स्पॉट एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर लोगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, जो अभी एग्जांपल दिया वही था ये, लेकिन पिछली बार आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना। वैल्यू इन यूज निकालने का है। तो जो भी सारे कैश फ्लो होंगे आपके ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग लाइफ और एट एंड ऑफ लाइफ, वो सारे ले लोगे। इनकम टैक्स एक्सपेंस और आप इंटरेस्ट छोड़ दोगे, प्री टैक्स रेट से आप पीवी कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वैल्यू इन यूज निकालने का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना। ये इम्पेयरमेंट लॉस, सीजीयू के इम्पेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन है, गुडविल वाला। और एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जांपल से कराया था, ये वाला पार्शियल गुडविल वाला, ये देख लेना। इंपॉर्टेंट, ये आज तक आया नहीं तो ये भी आ सकता है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस इंडेक्स के, जो मैंने आपको मार्क कराए हैं। और एक क्वेश्चन ये भी देख सकते हो, इसमें फॉरेन करेंसी इंडेक्स 21 भी इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंडेक्स 21 में मैंने इम्पेयरमेंट लॉस वाला केस बताया था ना, कैसे निकालोगे, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी सब तो गुडविल वाले ही क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, तो एक ये देखना चाहो देख लो। नॉर्मल क्वेश्चन ये, इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। ठीक है, तो बस ये हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, 7-8 के लगभग, जो इस इंडेक्स में आप देख लेना। सबके टॉपिक्स, सबके एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो दोबारा रिवाइज कराने की ज़रूरत है नहीं।